नहीं देखिए, मैं तो देशद्रोह मानता हूँ। नहीं देखिए, मैं तो देशद्रोह मानता हूँ। जो आदमी 15 दिन पीने का पानी स्टोर करके, क्या रोज आप एक पानी जो 15 दिन रखा पी सकते हो? शहरों के लोगों को पिलाओ। ये जो बड़े बड़े ऑफिसर ये गांधीनगर में रहते हैं, बड़े बड़े लीडर जो गांधीनगरों में रहते हैं, इनको बोलो पियो पानी। महबूबा अभी भी उनके समर्थन में है कि उन बच्चों को रिलीज किया जाना चाहिए जिनके ऊपर आपने चार्जेस लगाए हैं। उन्होंने कोई देशद्रोह नहीं किया है, गलती सबसे होती है, उन्हें बख्शा जाना चाहिए। नहीं देखिए, मैं तो देशद्रोह मानता हूँ भाई, सीधी बात है, इसमें तो कोई दो शक नहीं है। चाहे वो हिंदू, हमें आपको याद होगा निशारा में पाकिस्तान जिंदा के मारने वाले बच्चे हमारे लड़कों के ऊपर, हिंदू थे लड़के, उनके ऊपर FIR लग गई थी। जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हमारी आवाज कोई उठाएगा तो सुरेंद्र चौधरी होगा, लेकिन वो किस पार्टी के थ्रू, जहाँ वो अपनी पार्टी निर्माण कर रहे हैं या किसी पार्टी के साथ जा रहे हैं। अगर मेरे लोग ये कहेंगे सुरेंद्र चौधरी साहब आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे हमारी रहनुमाई संभालें, जरूरत है कि सियासत में जाके हम किसी की बात रख सकते हैं। शायद मेरा कभी जब मैं कोई स्टेप लूँ कईयों को अच्छा भी लगेगा, कईयों को बुरा भी लगेगा, बट लेकिन मेरा काज एक है कि मैं लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि बड़े लोग कह रहे हैं, आज जो जम्मू की बात कर रहे हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने कहा था कि जम्मू डिक्लेरेशन, उसके लिए मैंने चिट्ठियां लिखी थी तमाम लोगों को, क्या वो चिट्ठी आप तक भी पहुंची थी? जनता ये भी जानना चाहती है। दूसरा, जिन्होंने जम्मू की बात की या जम्मू डिक्लेरेशन की बात की, देवेंद्र सिंह राणा साहब ने, उन्होंने अपना एक मुद्दा रखा। चौधरी लाल सिंह जी का मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उनकी सम्मान करता हूँ। 3 चीजें दिल्ली वालों को, चाहे वो उल्टे होके दें चाहे सीधे होके दें, उनको देनी पड़ेंगी। वो 3 चीजें ये हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई माने या ना माने, जो लीडर नहीं मानता मैं उसको मनवा के दिखाऊंगा। जम्मू में एक आर्टिफिशियल लेक बनने लगी थी, वो आज तक वो पिलर जो है कुतुब मीनार की तरह खड़े हैं। वो वहां जब निकलो तो हंसते हैं और गालियां देते हैं वो पिलर, जम्मू के लीडरों को कहते हैं देख लो हमें कहां खड़ा कर दिया इस ठंड में और इस बारिश में। जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात करूं तो इन दिनों सियासी उथल पुथल जो है वो काफी देखने को मिल रही है। काफी लोग कई पार्टियों का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात करूं तो इस समय काफी मुद्दे ऐसे हैं जो काफी गंभीर रूप से इस समय जो है वो प्रभाव जो है वो डाल रहे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, और आवाम जो है वो चाहती है कि हमें जो है वो निजात मिल सके। इस समय जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, और भी तमाम मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर काफी प्रभाव जो है वो डाल रहे हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एक जुझारू बेखौफ नेता जो हैं वो मौजूद हैं, जो पहले तो PDP में थे, लेकिन जब PDP में थे तब भी बेखौफ तरीके से अपनी आवाज जो थे वो रखते थे। आप सभी उनमें भली भांति जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं सुरेंद्र चौधरी जी की। वो हमारे साथ हैं, फॉर्मर MLC, और अभी फिलहाल इंडिपेंडेंट हैं। अब वो सरप्राइज है अब किस पार्टी में जाएंगे, क्योंकि जनता जानना चाहती है आखिरकार सुरेंद्र चौधरी जी किस पार्टी का दामन थामे, क्योंकि PDP का दामन तो छोड़ चुके हैं और काफी महीने भी हो चुके हैं, लेकिन जो सरप्राइज एलिमेंट है वो शो नहीं कर रहे हैं। तो इन सब पर चर्चा करूंगा। आज हमारे साथ है, सीधी बातचीत इन्हीं से करते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। थैंक यू, शुक्रिया। सुरेंद्र सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा जो आज जम्मू की जनता जानना भी चाहती है। सुरेंद्र चौधरी जी जब PDP में थे, जब वहां पर भी कोई चीज गलत होती थी वह बेखौफ तरीके से आवाज रखते थे, और जब गलत हुआ, जाती हुई, वहां पर आपने तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ रिजाइन दिया, पार्टी से इस्तीफा दिया। आज आप एज इंडिपेंडेंट हैं, किसी भी पार्टी के साथ अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जनता यही जानना चाहती है कि आने वाले दिनों में सुरेंद्र चौधरी जी, पहले तो लग रहा था शायद भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, क्योंकि वो भी लोग काफी खुश थे कि शायद सुरेंद्र चौधरी हमारी पार्टी में आएंगे, लेकिन अभी तक आपने ना तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। पिछले दिनों आप दिवाली मिलन में आजाद साहब जी के साथ दिखे, लोगों को लगा शायद आप कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन वहां भी आपने कोई अपने पत्ते जो हैं वो अभी तक खोले नहीं हैं। आखिरकार सुरेंद्र चौधरी जी कहां जाने वाले हैं, जवाब चाहती है जनता। देखिए, मैं आपसे ये, आपने एक बड़ा ऐसा सवाल पूछा है जो सियासत में ये हर आदमी पूछता है, जब कि कोई पार्टी की बात, जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो ये इश्यूज चलते हैं, ये बातें चलती हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं आपसे एक साफ कहूँगा, शायद आप मेरा पुराना इतिहास जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपको मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, और मेरी जो पैदाइश हुई वो एज ए ट्रेड यूनियन लीडर हुई, और मैं वो आदमी हूँ जिसने जम्मू के काज के लिए 95-96 में जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्ट्रगल की थी, फाइट की थी, एजिटेशन की थी, और उसमें जम्मू कश्मीर की जो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो एक हुआ करती थी, शालीमार कैंपस कश्मीर के अंदर उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, और यहाँ रेलवे स्टेशन जम्मू में कैंप ऑफिस होता था। वो आंदोलन, क्योंकि मैं वहाँ पे नौकरी करता था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ नॉन टीचिंग का मैं प्रेसिडेंट था, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट रहा, मैं 17 साल वहाँ मैं प्रेसिडेंट रहा। तो हमने वो आंदोलन किया, और उसके बाद जब देवेगौड़ा साहब की सरकार बनी
तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम शुक्रिया आज भी करते हैं देवगौड़ा साहब का, जो जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन के साथ उन्होंने इंसाफ किया और जम्मू को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आज चट्ठा में चल रही है, जहां हमारे बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, बीबीएससी आरसपुरा में कर रहे हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं और भी काफ़ी सारे कोर्सेज अब वहाँ पर आए हैं। हमने उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उस समय जंग लड़ी थी 95-96 में। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जम्मू सूबे के साथ, जम्मू प्रोविंस के साथ, जम्मू खिते के साथ हमेशा 75 साल से डिस्क्रिमिनेशन हुई है। बातें बड़ी बड़ी की गई, बातें बड़ी बड़ी बोली गई, लेकिन जब भी इलेक्शन आए बड़े बड़े मैनिफेस्टो बने, लेकिन जब देने की बारी आई वो मैनिफेस्टो जो जम्मू सूबे के लिए हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं एक किनारे रख दिए जाते थे। और वहाँ से जब मैंने एज ए ट्रेड यूनियन लीडर ये चीज़ें मैं जब जम्मू के लिए देखी, दिल में एक भाव था कि जम्मू के लिए लड़ें। मैं सियासत में आया, मैंने नौकरी से रिज़ाइन किया और एक अच्छी नौकरी थी मेरी और अच्छी सैलरी थी वहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ मैं इसलिए छोड़ के आया था कि मैं लोगों के जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़ाई लड़ूंगा और जम्मू के काज के लिए चलूंगा। और आज जब आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ी और आज मेरे ख्याल 7-8 महीने हो गए हैं मैंने छोड़े हुए, उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों को ये था कि सुरेंद्र चौधरी शायद इसलिए बोलता है कि ये किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो ये यहाँ से रिज़ाइन करेगा और दूसरी पार्टी में चला जाएगा। आज उनके मुंह पे भी एक थप्पड़ है, एक तमाचा है कि ये सोचते थे कि सुरेंद्र चौधरी शायद सियासत में इसलिए आया है कि ये सिर्फ हुकूमत में रहना चाहता है। मेरी बात हुकूमत में रहें या ना रहें, हम किसी पार्टी उस पार्टी में जाएं जिस पार्टी की हुकूमत बने या ना बने, मेरा वो मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा अलग से है। मेरा मुद्दा है कि क्या मेरे लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा, मैंने वो जज करना है। तो इसलिए जब मैंने वो छोड़ी पार्टी तो आज इतने महीने हो गए हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। आज जैसे आपने कहा बड़ी पार्टियों के नाम चलते हैं, उसमें ज्वाइन कर रहा हूँ या मैं उसमें ज्वाइन कर रहा हूँ। देखिए पार्टी ज्वाइन करनी बहुत आसान है। मैं आज सुबह उठूंगा जाके किसी भी पार्टी का पटका डाल लूँगा, बात उससे बनने वाली नहीं है। बात यह है कि मैं जिस पार्टी में जा रहा हूँ क्या वो पार्टी जम्मू के हितों के लिए है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, क्योंकि जम्मू के हितों की पहली मेरी प्रायोरिटी है। उसके बाद जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रखना है, ये सबसे बड़ी बात है। हम खाली जम्मू की बात करें और कश्मीर को अलग कर दें वो बात भी बनने वाली नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती तभी है जब ये दोनों इकट्ठे हैं। जब अलग हो गए तो इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ये हिंदुस्तान का ताज है, ये वो ताज है जिसके लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गई इसको बचाने के लिए। 47 में जब कवाली अटैक हुए, मैं उसका कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूं, आपको पता होगा नौशहरा से, जहां 1947 में कवालियों को जब अटैक हुआ तो नौशहरा बाजार तक कवालिये आ गए थे। उसके बाद हिंदुस्तान की फौजें गई, हमारी खास करके जो सिख रेजिमेंट थी वो गई, उन्होंने वहां से वो कवालिये भगाए और फिर जाके झंगड़ के बॉर्डर पर जाके रुके। और आज जो जंगड़ हमारे पास है, अदरवाइज ये नौशहरा बाजार भी आपका 47-47 में चला गया था। उसमें भी कितनी कुर्बानियाँ। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ यहाँ से फौज गई और उन्होंने बाद क्या हमारे फौजियों की वहाँ शहादत नहीं हुई होगी? उसके बाद अलग अलग जंगें हुई, क्रॉस बॉर्डर फायरिंगें हुई, हमेशा बॉर्डरों पे कोई ना कुछ होता रहा। अभी मेरे ख्याल 5-6 महीने हुए सीज फायर हुए, अदरवाइज तो यहाँ जंग ही चली बॉर्डरों पे। कितने लोगों ने शहादतें दी हैं, शहीदियाँ दी हैं। आज जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इस रियासत का जो हिंदू और मुसलमान है उसका भी इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी है। इस देश का जो हिंदू और मुसलमान है उसका इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी है। हम इलेक्शनों के लिए ठीक है एक माहौल तैयार कर लेंगे, एक पोलराइजेशन कर लेंगे कि भाई हिंदुओं के साथ हो जाए, मुसलमान, लेकिन क्या इससे देश चल पाएगा? क्या इससे देश तरक्की करेगा? आपके सामने अमेरिका क्यों है? वो सुपर पावर क्यों है? क्योंकि वहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, अलग अलग जितनी देश पूरे वर्ल्ड की कंट्री हैं वहाँ के लोग वहाँ जाके रहते हैं, वो सबको वोटिंग राइट है वहाँ। वो सारे मिलकर उस अमेरिका को अमेरिका बनाते हैं, उसको सुपर पावर बनाते हैं। हिंदुस्तान को भी अगर सुपर पावर बनना है तो फिर हम सबको मिलजुल के कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, जात बरादरियों मजहब फिरका परस्ती से ऊपर उठ के हमें इन सबको कॉन्फिडेंस में लेना होगा। ये पोलराइजेशन से ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा, ये देश सुपर पावर नहीं बन पाएगा। ये वो देश जो सुपर पावर बनने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका था, वो देश जहां की इकॉनमी कहां पहुंच गई थी, आज उस देश को सोचने। ठीक है कोरोना की मार पड़ी, लेकिन बाकी कंट्रियों को भी तो कोरोना आया। अब कोरोना अगर आया तो इस कोरोना से बाहर कैसे निकलना है, ये चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए स्टार्टिंग में ये इसलिए पूछा क्योंकि सियासत की अगर बात करूं
तो किसी भी सियासत में अगर कोई नेता है तो उसे या तो किसी नेशनल पार्टी का या फिर अपनी पार्टी का, या फिर उसको दिखाना पड़ता है कि मैं इस पार्टी के साथ हूं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट या अपनी पार्टी निर्माण कर रहा हूं। क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि सुरेंद्र चौधरी तो इलेक्शन में आने वाले समय में तो जाएंगे, लेकिन वो किस पार्टी के साथ जाएंगे, चाहे क्या वो अपनी पार्टी फॉर्म करेंगे। जैसे अभी चौधरी लाल सिंह जी ने अपना डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया हुआ है, वो अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे वो जानना चाहते हैं कि सुरेंद्र चौधरी जी क्या भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, उसके बैनर तले जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, या कांग्रेस के तले, या फिर अपनी पार्टी जो है उसका निर्माण करें। क्योंकि उन्हें क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि वो आपके अंदर वो नेता देखते हैं जो जम्मू की आवाज पहले भी उठाता था, आज भी उठाता है, और वो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हमारी आवाज कोई उठाएगा तो सुरेंद्र चौधरी होगा, लेकिन वो किस पार्टी के थ्रू, जहां वो अपनी पार्टी निर्माण कर रहे हैं या किसी पार्टी के साथ जा रहे हैं। सवाल ये है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके वो सवाल पे ही मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए बात पार्टी ज्वाइन करने की नहीं है। पार्टी तो मैं सुबह भी ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैंने पीछे भी, आपको याद होगा चंद रोज, ये जो पिछले महीना मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी, मैंने शुरू किया था क्योंकि मैं भी चाहता था कि अब कहीं ना कहीं लोगों को एक रास्ता दिखाया जाए। मेरी कुछ 60 पंचायतें हैं, उन 60 पंचायतों से मैंने कोई 15 पंचायतों की मीटिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, आपको पता है, खासकर रजौरी पुंछ के अंदर एक आसू महीना होता है, उसमें खेती बाड़ी की कटाई का काम शुरू होता है, घास कटाई होती है, मक्खी कटाई होती है, और वो ऐसा महीना होता है लोगों को टाइम नहीं होता। फिर वो मुझे रोकनी पड़ी मीटिंग और मैंने बंद कर दी। तो लिहाजा अब दोबारा, क्योंकि लोग अब आंसू से फ्री हो गए हैं, तो अब मैं दोबारा वो मीटिंग स्टार्ट करूंगा, लोगों से पूछूंगा, लोग जो कहेंगे, मेरा फैसला लोगों से है। क्योंकि मुझे लीडर किसने बनाया? लोगों ने बनाया। अगर मैंने 28,000 वोट लिया तो मुझे किसने दिया? लोगों ने दिया। क्योंकि उस समय जब मैंने 28,000 के वोट लिया इलेक्शन में 2014 में, तो उसमें आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर हालात क्या थे। उन हालातों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में 28,000 वोट लेना कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए ये चीज़ें, और उसमें मेरा खाली हिंदुओं का वोट नहीं है, मेरा मुसलमानों का वोट है, मेरे सिखों का वोट है, ईसाइयों का वोट है, बाकी कौमों का वोट है। इसलिए मेरा, क्योंकि मैं एक ऐसा खुशनसीब हूँ, मैं उस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उस माता रानी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं ऐसा खुशनसीब हूँ कि जिसको मुसलमान भी प्यार करता है, जिसको हिंदू भी प्यार करता है, जिसको सिख भी प्यार करता है। और मेरे इश्यूज़, मेरे मुद्दे कुछ और हैं, और खाली मेरा पार्टी ज्वाइन करना है। मैं ना भी अगर इलेक्शन जरूरत हो कि इलेक्शन लड़ूंगा, इलेक्शन के बगैर भी तो हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं ना। जब आप देश में, जैसे आप देखें, किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या राकेश टिकैत जो है, उनके फादर को मैं, क्योंकि मैं राकेश टिकैत भी अलग चीज़ है, मैं उनके फादर का बड़ा फ़ैन हूँ, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब का, क्योंकि मैं उनको मिला हुआ हूँ। दिल्ली के अंदर एक बार कोई एक इजलास था बरादरी का, तो वहाँ पे वो भी आए थे, और काफ़ी बड़े बड़े लीडर जो हिंदुस्तान के वहाँ पे आए थे। मुझे उनके साथ बात करने का मौका मिला था, और मैंने उस लीडर को देखा था जिसके अंदर कोई लालच, लोभ नहीं था। तो मैंने उनसे भी काफ़ी सारा मैं इम्प्रेस हुआ। तो इसलिए मैं वो लीडर, देखिए आप, जब महेंद्र सिंह टिकैत चलते थे, उनके साथ मुसलमान भी चलता था, किसान खाली जाट किसान नहीं है, किसानों के अंदर राजपूत भी है, किसानों के अंदर मुसलमान भी है, किसानों के अंदर ब्राह्मण भी है, किसानों के अंदर शेड्यूल कास्ट भी है, मतलब हर चीज़ है किसानों। खाली हम कहें किसान जाटों का है, किसान है, तो जाट किसान नहीं है, ये मिक्स करके किसान है। किसानियत सब करते हैं। अब पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग। तो इसलिए मैंने उन लीडरों से कुछ सीखा है। जरूरी नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में ही जाके अपनी बात को रख सकते हैं। मेरा एक ही है कि मेरे लोग जो फैसला करेंगे, मेरे लोग अगर ये कहेंगे, मैंने पीछे एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लोग अगर कहेंगे आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ो, तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ने में भी गुरेज नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने जब 2014 का इलेक्शन लड़ा, समझो मैं इंडिपेंडेंट ही था, क्योंकि वहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई इतना बड़ा कोई वोट बैंक नहीं था, बट वो हमने लिया। तो इसलिए मुझे कोई इतना नहीं है। और मैंने एक इंटरव्यू में कहा लोगों को, एक इंटरव्यू में किसको मैंने इंटरव्यू दी थी, मैंने कहा अगर मेरे लोग ये कहेंगे सुरेंद्र चौधरी साहब आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे हमारी रहनुमाई संभालें। जरूरत है कि सियासत में जाके हम किसी की बात रख सकते हैं। मुझे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत का जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो अपर हाउस है, मुझे उसका मेंबर बनाया। अब ठीक है, हम 6 साल कंप्लीट नहीं कर सके, हम 3 साल ही रहे, MLC रहे, बट मैं लॉ मेकर तो रहा। और मैं वो लॉ मेकर रहा जो पहले साल बना, और दूसरे साल में मैंने बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड लिया हुआ है। तो इसलिए मुझे अब ये इतना नहीं है कि भाई सियासत में जाना तो वहाँ असेंबली में जाना तो तनख्वाह लेनी है, सैलरी लेनी है, तो पावर लेनी है, तो उससे होगा। मुझे अब पावर शावर का भी शौक नहीं है। मेरे से उन्होंने सिक्योरिटी की गाड़ियाँ छीन ली, मैंने परवाह की मैंने दे दी, मैंने ले जाओ गाड़ियाँ। उन्होंने सिक्योरिटी मेरी कम कर दी, मैंने कहा ये भी ले लो, कोई बात नहीं, जिस दिन मरना उस भगवान ने मौत लिख दी है, तो आप ये सिक्योरिटी वाले, ये आपके ADG सिक्योरिटी क्या बजाएंगे, या ये चंद लोग जो DG
ओबीसी जी क्या बचाएंगे आपको, अगर आप सबसे बड़ा बचाने वाला वो मालिक है। इसलिए वो भी मेरी ली, मेरा मकान था गांधीनगर में, उन्होंने वो भी लिया, तो मैंने परवाह नहीं की। इसलिए मेरा जो सोच है वो इसके साथ नहीं है कि भाई मुझे ये पावर में आना है। मेरी सोच एक है कि मेरे लोगों का, हमारे नौजवानों के जो मसले और मसाइल हैं मैंने वो हाईलाइट करने। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर बात, खासकर जम्मू प्रोविंस की बात करूँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसे नेता हैं जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री भी संभाली हैं। आज उनका ये मानना है कि अगर हमें जम्मू की भलाई करनी है, हालांकि जब वो मिनिस्टर में सत्ता में थे तब शायद उन्हें जम्मू याद नहीं आया, आज उन्होंने एक मंच का जो है वो निर्माण किया है, द मिशन दी यूनाइट जम्मू के नाम से, आप भी जानते हैं उसको। उसकी पिछले दिनों मीटिंग भी हुई है, उसमें कांग्रेस के बड़े नेता रमन बल्ला बैठे, उसके बाद लाल सिंह बैठे, उसके बाद अगर बात करूं तो हर्षदीप सिंह जी बैठे, तब इन्हें जम्मू की याद नहीं आई। आज विपक्ष में बैठे हैं तो जम्मू की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू को अगर बचना है तो जम्मू को अलग स्टेट जो है उसका दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। सुरेंद्र चौधरी इसे कैसे देखते हैं, और क्या आपको भी न्योता जो था वो आया था कि जम्मू के लिए, क्योंकि बड़े लोग कह रहे हैं आज जो जम्मू की बात कर रहे हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी में है, उन्होंने कहा था कि जम्मू डिक्लेरेशन, उसके लिए मैंने चिट्ठियां लिखी थी तमाम लोगों को, क्या वो चिट्ठी आप तक भी पहुंची थी? जनता ये भी जानना चाहती है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो एक बात है कि एक ग्रुप का आपने नाम लिया, अपना चौधरी लाल सिंह जी का, मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उनकी सम्मान करता हूँ। ठीक है, उन्होंने एक बनाया अपना, वो चल रहे हैं उस मुद्दे पे। दूसरा, जिन्होंने जम्मू की बात की या जम्मू डिक्लेरेशन की बात की, देवेंद्र सिंह राणा साहब ने, उन्होंने अपना एक मुद्दा रखा, ठीक है। बाकी अब मैं इसमें नहीं जानता उन्होंने मुझे न्योता दिया या मुझे नई चिट्ठियाँ दी, हो सकता दिया हुई होती, हो सकता ना भी दिया हो सकता चिट्ठी आई हो सकता चिट्ठी ना भी आई हो। अब मैं इनके साथ मैं वो कोई जंग छेड़ना नहीं चाहता। मेरा मकसद एक ही है, मैं बार बार यही चीज़ें कह रहा हूँ कि जम्मू कहीं भाग नहीं गया। जम्मू जो 47 में जम्मू था वो जम्मू आज भी है, 75 साल का वो जम्मू है। आगे 75 साल का हमने फैसला करना है कि अगला नेक्स्ट जम्मू कैसा होना चाहिए। जम्मू मीन्स जम्मू प्रोविंस कैसा होना चाहिए। उस जम्मू प्रोविंस के साथ आपने कश्मीर को साथ लेके जम्मू प्रोविंस को बनाना है। अगर आपने दो भाइयों में से एक भाई को पीछे छोड़ दिया, अलग कर दिया, और उसके बाद आप कहते हैं मैं तरक्की करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई ईमानदारी से इस रियासत का भला करेंगे। भला तभी होगा कि जम्मू का हक जो वो जम्मू को मिलना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं कश्मीर को बहुत मिला, मैं खुद इस चीज़ को मानता हूं कि बेशक, हाँ, हकीकत यह है कि कश्मीर में जो पैसा गया वो अब सोचने की बात या इंक्वायरी की बात यह है कि वो पैसा वहां लगा। अब डल में आप भी जाते हैं, डल लेक के अंदर, आप मुझे बताएं डल के नाम पे वर्ल्ड बैंक से या आगे पीछे से जितनी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से हुई, क्या वो डल लेक में लगी? क्या वो आज तक वो डल साफ नहीं हो रही? ये इंक्वायरी का एक मसला है। टूरिज्म में कश्मीर में कितना पैसा है गया? जम्मू में तो कुछ भी नहीं आया। जम्मू के तो टूरिस्ट प्लेसेस को टोटल इग्नोर किया गया। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं, कोई माने या ना माने, जो लीडर नहीं मानता मैं उसको मनवा के दिखाऊंगा। क्यों कि मैंने एक बार एक सवाल लगाया था टूरिज्म के ऊपर कि जम्मू में टूरिज्म के जो हमारे प्लेसेस हैं, स्पॉट्स हैं, उनको क्यों नहीं डेवलप किया गया और वहाँ कश्मीर में क्यों किया गया। ये महकमा नईम अख्तर साहब के पास था, और नईम अख्तर साहब कभी अगर आप आए तो उनको ये सवाल पूछना आप भी कि जनाब ये जम्मू में क्यों नहीं हुआ था। मैं कोट कर रहा हूँ उनको, और ये हाउस के अंदर उनका रिप्लाई होगा, आप कभी निकलवा लेना अपर हाउस का। पता नहीं इन्होंने रिकॉर्ड भी ना गैप कर दिया, क्योंकि हाउस खत्म कर दिया, कहीं उसका रिकॉर्ड भी ना गैप कर दिया हो। तो अगर वो हाउस में रिकॉर्ड है तो नईम साहब ने वहाँ रिप्लाई ये दी कि जम्मू में रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो डेवलप नहीं हुए। तो मैं उठ गया, मैंने सप्लीमेंट्री में पूछा, मैंने कहा नईम साहब ये कौन सा जवाब है? अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी तो रोड कनेक्टिविटी किसने देनी थी? सरकार ने देनी थी ना। अगर सरकार का मंत्री ये कह रहा है कि रोड कनेक्टिविटी के कारण इग्नोर हुए जम्मू के टूरिस्ट प्लेसेस, तो ये रोड कनेक्टिविटी किसने देनी थी? इसका मतलब आप उसके कसूरवाद हैं, जो भी सरकारें हुई वो कसूरवाद हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि कश्मीर का जो वो फार फ्लंग इलाका है, जो कश्मीर के वो फार फ्लंग के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो नौजवान हैं या जो भी हैं, या किसान हैं, जो भी हैं, उनको उस पैसे से नहीं बेनिफिट हुआ, चंद लोगों की जेबों में गया। जिन्होंने जम्मू में भी मकान बनाए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर भी मकान बनाए, जिन्होंने बॉम्बे के अंदर भी मकान बनाए, उन लोगों की जेबों में पैसे गए हैं। वो एक नहीं है। हम तो यहाँ कहते हैं ये 3 परिवारों ने ये कर दिया, बात 3 परिवारों की, यहाँ और भी कई परिवार हैं जिन्होंने ये पैसे खाए हुए हैं। उसके साथ साथ जम्मू का जहाँ तक ताल्लुक है, जम्मू में एक आर्टिफिशियल लेक बनने लगी थी, वो आज तक वो पिलर जो है कुतुब मीनार की तरह खड़े हैं। वो वहाँ जब निकलो तो हंसते हैं और गालियाँ देते हैं वो पिलर जम्मू के लीडरों को, कहते हैं देख लो हमें कहाँ खड़ा कर दिया इस ठंड में और इस बारिश में। इसलिए जब ये लोग बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब लेकिन अप्रैल तक के लिए बोल दिया कि अप्रैल तक बन जाएगी। नहीं, इश्यूज और बहुत हैं, खाली आर्टिफिशियल लेक तो मैंने कोर्ट की एग्जांपल, आपने तो बात ये भी की है कि तवी के किनारे साबरमती के पैटर्न पे हमने इसको बनाना है, वो कहाँ पे है?
आपको पीछे याद होगा कि असेंबली के अंदर उस समय की सरकार ने यह कहा था कि ये चंद महीनों के अंदर बनने वाला है, और अभी चंद महीने पहले जम्मू के मेयर साहब ने कहा कि हमने अलग से डीपीआर बनाई है। फिर वो डीपीआर कहाँ गई जो सरकार ने बनाई थी? अगर उस समय सरकार कह रही थी कि चंद महीनों में साबरमती के पैटर्न पे तवी का काम शुरू होने वाला है दोनों किनारों पे, तो वो ये ऊपर से शुरू हुआ था नगरोटा से, नगरोटा ये सॉरी जो ऊपर वाला पुल है, नगरोटा वाला पुल है, वहां से लेके ये नीचे भागवती नगर तक इन्होंने कहा था हमने बनाना। तो फिर अगर इसका मतलब पहले डीपीआर नहीं, जहाँ ये पहली डीपीआर झूठी है तो दूसरी सच्ची है, जो दूसरी सच्ची है तो पहली झूठी थी। तो ये चीज़ें मैंने कहा ना, एक बहुत बड़ी डिस्कशन इस पे है। अगर हम वो डिस्कस करना चले जाएंगे तो लोग इतना लंबी इंटरव्यू देखते भी नहीं है। तो लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि जहाँ तक आप सुरेंद्र चौधरी को पूछते हैं कि कौन सी पार्टी में जाना है, कौन सी, अगर मैंने पार्टियों में जाना होता तो आज 8 महीने का मैं यहाँ बैठा ना होता। मैं भी वाच कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जो पार्टी लोगों के हित की बात करेगी, अगर हमें वो पसंद आएगी हम उसमें जाएंगे और देखेंगे। अगर पार्टी नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं कहूंगा कि जम्मू डिक्लेरेशन बनाओ, मैं कहूंगा जी आज ये फ्रंट बनाओ, फ्रंटो नहीं है। मसला एक ही है कि जम्मू के लोगों के साथ जो भेदभाव है वो दूर हो, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर को हम साथ लेके चलें। और जम्मू का जो एक बात है कि जम्मू का जो स्टेट है, हमें दोबारा जम्मू कश्मीर का स्टेट जो है दोबारा बहाल किया जाए। हम ये कहते हैं कि ठीक है आपने 370 तोड़ा या 35 से तोड़ा, मैं दावे से कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी 370 नहीं वापस देती। हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, यूथ हैं, और ये लोगों को समझना पड़ेगा। और जो लीडर ये कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में 370 वापस लेके आएंगे, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उससे क्या कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर दूरियां फैला रहे हैं। पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं देना। 75 साल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने बर्बादी ही दी है, कभी जम्मू कश्मीर को अमन नहीं दिया। क्योंकि मैं बॉर्डर का रहने वाला हूं, जब बॉर्डर पे गोला चलता है, एक छोटा सा बच्चा जो 6 महीने का है, उसके कान के पास जब वो गोला फटता है, कोई गारंटी नहीं होती कि उसका कान का पर्दा फट जाएगा या बच जाएगा। कितने बच्चे हमारे बहरे हो जाते हैं इन फायरिंगों में। तो इसलिए पाकिस्तान की आपको ये छोड़ के जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत करना है, मैं जम्मू कश्मीर के यूथ को अपील करूंगा, चाहे वो जम्मू सूबे का यूथ है, चाहे वो कश्मीर का यूथ है, आप इन छोटी छोटी बातों से बाहर निकलिए। मुफ्ती साहब कहा करता था कि गोली और बारूद से कुछ बनने वाला नहीं है, और यही बात मैं भी कहता हूं, गोली और ग्रेनेड से कुछ नहीं बनने वाला। जम्मू कश्मीर के यूथ को इकट्ठा होकर, जो आज लोग हमें गुमराह करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा। हमें खड़ा होकर एक दीवार बन के अपने लोगों को, आने वाली नस्लों को बचाना पड़ेगा। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया था उसको भूल जाइए, लेकिन जो नई पीढ़ी है, ये सोशल मीडिया की पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है। आज हमारा मैक्सिमम ये रियासत जो है यूथ की है, बहुत कम लोग हैं जो बुजुर्ग हैं। इन यूथ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी, इसलिए इन शोशेबाजियों से बाहर निकलना चाहिए। सोशल मीडिया में हम डिबेट देखते हैं, जब लोगों की, जब हम इंटरव्यू देते हैं, नीचे कमेंट बेहुदे करते हैं। हम मानते हैं कुछ तो ऐसी कमेंट होती हैं क्योंकि पार्टियों के अपने आईटी सेल हैं, वो तो बकवासनामा करते हैं, उनको गोली मारिए। लेकिन जो लोग आपस में लड़ते हैं, मत लड़िए। जब अब जैसे पाकिस्तान का इशू हुआ, पाकिस्तान ने मैच जीता, यहाँ खुशियाँ मनाएगी। क्या भाई, देश कौन है? आज हमें ये रोजगार कौन देगा? हिंदुस्तान देगा। हमें तामीर और तरक्की कौन देगा? हिंदुस्तान देगा। हमें सिक्योरिटी कौन देगा? मैडम मुफ्ती महबूबा अभी भी उनके समर्थन में है कि उन बच्चों को रिलीज किया जाना चाहिए जिनके ऊपर आपने चार्जेस लगाए हैं। उन्होंने कोई देशद्रोह नहीं किया है, गलती सबसे होती है, उन्हें बख्शा जाना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं तो देशद्रोह मानता हूँ भाई, सीधी बात है, इसमें तो कोई दो शक नहीं है। चाहे वो हिंदू, हमें, आपको याद होगा निशारा में पाकिस्तान जिंदा के मारने वाले बच्चे, हमारे लड़कों के ऊपर, हिंदू थे लड़के, उनके ऊपर FIR लग गई थी, तो इसलिए आज उन पर केस चल रहे हैं। तो इसलिए ये बात नहीं है कि हिंदू मारे, मुसलमान मारे, जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ नारा मारेगा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं कहता हूं कि यूथ को खुशियां कहीं, जीता कोई, नारे किधे, ये कौन सा तमाशा है यार। आप ये देखें कि आपको रोजगार मिल रहा नहीं मिल रहा। आज रोजगार की कितनी बड़ी एक डिमांड है जम्मू कश्मीर में। 22%। यही सवाल मैं आखिर में आपसे ये पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात करूं, CSMI का जो डाटा आया है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि 22% शू रहा है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग ऑल यूटीज, अमंग ऑल स्टेट्स। इंडिया की अगर बात करूं, यहां पर पूरे भारत की लगभग 7% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वही सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी एक ऐसी यूटी है जो पहले स्टेट हुआ करती थी, आज इसका 22% है। जब भी हम सवाल करते हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री यहां आते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे चीफ पैटर्न है रविंद्र रैना, उनसे सवाल पूछते हैं तो वो इस पे कहते हैं कि हम 5 लाख हमने रोजगार दिया है प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में, लोगों को हमने अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट दी है, हमने लोगों को जो है वो तेजस्विनी स्कीम के थ्रू हमने ऑटो रिक्शा दिए हैं, अपना रोजगार खोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के हमने पैसे दे रहे हैं लोन पे, उनको बच्चे अपना रोजगार खोलेंगे। यानी कि सरकार बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं उनको कह रही है कि आप काम अपना खोलिए, हमारे पास रोजगार नहीं है, हम आपको रोजगार नहीं देने वाले हैं। और जम्मू की अगर खासकर बात करूं, कोई भी एम्प्लॉयमेंट निकल रही है
उसमें बच्चों को धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं अपना हक लेने के लिए। ये कितनी जाती है जहां के एम्प्लॉयमेंट के लिए। एज ए लीडर आप इसे कैसे देखते हैं? मैं वो कह रहा हूँ आपको कि कश्मीर में इतना नहीं है जितना जम्मू के अंदर है। हमारे डेली वेजरों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर डेली वेजर लगे हैं तो ज़्यादा तो कश्मीर में लगे हैं ना, जम्मू में तो कम लगे हैं। तो इसलिए खाली डेली वेजर पीएचई के ले लो, पीडीडी के ले लो, या बाकी पीडब्ल्यूडी में ले लो, पीएच अपना दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट, टूरिज्म में ले लो, होम गार्ड्स के इश्यूज हैं, फिर आपका वो जो एसपीओज के इश्यूज हैं, फिर आपके एनआरएचएम के इश्यूज हैं, फिर आपके अपने जो ये डॉक्टर्स हैं डेंटल के जो हैं उनका, डेंटल सर्जन का इश्यूज है, फिर आपके दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका अपना एक इश्यूज है। हजारों इश्यूज हैं जिनको मैंने कहा ना, उस पर कोई बात नहीं है। कहीं आज 2-2 महीने हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 370 तोड़ने के बाद हमने बड़ी तरक्की कर दी। भैया आज भी मैं कहता हूं, वो चैलेंज से कह रहा हूं मैं, मेरे अपना निशारा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर के ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां 2-2 महीने से आपकी मोटरें खराब हैं, पानी नहीं है। इसका क्या जवाब देगा कोई? अगर नहीं है तो फिर जल शक्ति डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सिर्फ हमने पीएचई से उसका नाम जल शक्ति किया है, लेकिन उसमें बदलाव क्या आया? आज भी सबसे बड़ी बदकिस्मती पीएचई डिपार्टमेंट की क्या है कि मैकेनिकल और दूसरा पीएचई डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट हैं। जो मैकेनिकल वो मोटरें देखता है, जो एक्शन जो आपका जो डी है पीएचई का, उसको जो डी जो है मैकेनिकल वो मानता ही नहीं है। हम ये कहते हैं, मैंने असेंबली में भी एक बार कहा था कि इस दोनों डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं क्लब कर दीजिए, एक पावर सेंटर होना चाहिए। अगर आपने जल शक्ति किया था तो उसको एक पावर सेंटर बनाना चाहिए था। तो वो उस लड़ाई के बीच में 2-2 महीने पानी नहीं मिलता। निशारा कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो छोड़िए आप क्या होगा। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हमने सब कुछ दिया, थोड़ा मैं आपको सवाल दे रहा हूं, उनको ये पूछना कि निशारा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपको लड़ोका में हजारों लड़ोका, लंबेड़ी, सेरी, फिर आपका बरेरी, फिर आपका मतलब कि सुंदरबनी के अंदर कई इलाके हैं ऊपर जो मैं आपको गिना सकता हूँ नाम, इवन निशारा बाजार के अंदर जहाँ पे मिल रहा है पानी वहां भी रेट जो है वो डबल कर दिए, जो किराया हम देते थे वो भी बढ़ा दिए। ये रेट तो अलग बात ना, ये तो लोगों को बाद में पता चलेगा ना। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि आपने डिपार्टमेंट को नाम चेंज किया, लेकिन उसके बदला नाम चेंज करने से फायदा क्या हुआ मुझे ये बता दो। कि पहले भी अगर 2 महीने मोटर खराब होती थी तो मोटर ठीक नहीं होती थी, आज भी 2 महीने में खराब होती है तो 1-1 महीना 2-2 महीना पानी आता गाँव में। शहर में ठीक है, आप लोगों को एक दिन से दूसरे दिन आ जाता है, लेकिन वो गाँव के लोग जहां आप कहते हो कि हम बड़ी तरक्की कर गए हैं, घर घर पानी दे दिया, घर घर बिजली दे दिया है, मैं उन लोगों को ये सवाल पूछो कि भैया आज भी गाँव के अंदर 15 दिन या महीने से पहले पानी नहीं आता। जो आदमी 15 दिन पीने का पानी स्टोर करके, क्या रोज आप एक पानी जो 15 दिन रखा पी सकते हो? शहर के लोगों को पिलाओ। ये जो बड़े बड़े ऑफिसर ये गांधीनगर में रहते हैं, बड़े बड़े लीडर जो गांधीनगरों में रहते हैं, इनको बोलो पियो पानी। जो कश्मीर सिटी के अंदर रहते हैं, श्रीनगर सिटी के अंदर रहते हैं बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े ऑफिसर, उनको पिलाओ रोज पानी, 15 दिन का पानी पिलाओ, पियेंगे? इसलिए इनके पास फिर फैसिलिटी है कि इनके पास फिल्टर लगे हुए हैं। गाँव के लोगों के पास कौन सा फिल्टर है? आज बावलियाँ आपकी बंद हो गई, कुएं आपके बंद हो गए, क्योंकि नई नई जब सड़कें बनी, नई नई टनल्स बनी, जैसे अब रियासी के अंदर जब टनल बनी, आज जितनी वाटर नेचुरल वाटर बॉडी थी आपकी वो सूख गई, क्योंकि वो टनल बनने से उनकी जो एक अपना चलती थी, पानी चलता था, वो बीच में से ब्रेक हो गया, तो वो पानी आज बावली में खत्म हो गया। क्योंकि ये सवाल हाउस में लगा था कि टनल बनने से हमारे रियासी के अंदर पानी की शॉर्टेज है। डोडा शहर के अंदर चिनाब उसके नीचे पाँव के नीचे से निकलती है, तो आप जाएं डोडा के लोगों को पूछें, वहाँ पानी नहीं है। तो हमने क्या बदलाव किया है? इसलिए मैंने कहा ना, इन मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ हम कह रहे हैं कि ये पार्टी बना दो, वो पार्टी बना दो, इस पार्टी में चले जाओ, उस पार्टी का पटका बना लो। यार पटके तो 75 साल से हमारे बुजुर्गों ने भी डाले, पटके डालने से कुछ नहीं होगा, लोगों के इश्यूज पे बात करने हो। और मैं एक बात आपको कह देता हूं कि मैं जिस पार्टी में भी जाऊंगा, मैं अपने जो बात मेरी हमेशा रखूंगा। शायद मेरा कभी जब मैं कोई स्टेप लूँ कईयों को अच्छा भी लगेगा, कईयों को बुरा भी लगेगा, बट लेकिन मेरा काज एक है कि मैं लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, और ख़ास करके नौजवानों के लिए, क्योंकि मेरे खुद के बेटे हैं आज बेरोजगार हैं। हमारे घर में 5-6 बच्चे हैं जो आज बेरोजगार हैं अपनी मेरे परिवार के अंदर। तो हम कैसे कहें कि दूसरे लोग सुखी होंगे? आज तो घर घर माँ बाप की यही प्रॉब्लम है। अगर मेरे घर में मैं एक बाप हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो कब बाकी लोगों को कितनी, जो दूसरे बाप हैं जो उनको कितनी प्रॉब्लम होगी? आप भी तो एक यूथ हो कि आप गली गली में जाके आज घूम रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये सर्वे क्यों कर रहे हो? आप लोग भी जैसे आप कह रहे हो 22% अगर छू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर छू रहा है, टच कर रहा है, तो ये आपने क्यों किया? क्योंकि आप खुद एक बेरोजगारी से जूझ रहे हो। अगर आज आपको एक अच्छा सा जॉब मिल जाए तो आप ये थोड़ा करोगे? आपको क्या, आपने ठीक है जर्नलिज्म अच्छा है, लेकिन आज कौन सा जर्नलिज्म आप देख नहीं रहे? नेशनल जर्नलिज्म का क्या हालत है? क्या वो शाम को कोई डिस्कशन होती है वहाँ एजुकेशन के ऊपर? कोई हेल्थ पे होती है, कोई बेरोजगारी पे होती है, कोई करप्शन पे होती है? ये करप्शन की हालत क्या आप देखें। मैं मुद्दे बहुत हैं मैंने कहा ना, लेकिन मैंने कहा ना इंटरव्यू लंबी हो जाएगी फिर लोग देखते नहीं। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा, फिर कभी मौका मिलेगा। मेरा सिर्फ एक है कि आपके इस चैनल के माध्यम से
जहाँ तक ताल्लुक है मेरी ज्वाइनिंग का, ये आपको पता चलेगा जब मेरी मीटिंगें कंप्लीट हो जाएंगी, और जिस दिन करूँगा मैं आपको भी बुलाऊंगा। और दूसरी बात है, अभी कोई मेरा फैसला नहीं है, लोगों को कन्फ्यूज़न है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या कोई आया आपको इनविटेशन कि हमारे पास आए? मैंने कहा ना, जैसे आपने मुझे कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी कहते हैं, फिर आपने कहा दिवाली मिलन में मैं आज़ाद साहब के वहाँ, क्योंकि वहाँ दिवाली मिलन था, एक कोई सोशल प्रोग्राम था, मैं वहाँ गया, लोगों ने वहाँ भी इश्यूज बना लिए, जी आज कांग्रेस में जा रहा है, इसलिए आज मैं लाल सिंह के वो जी के वहाँ पे जाता तो वहाँ लोगों ने कहना था यहाँ जा कह रहे हैं शायद सिंध सर जो है वो जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि लोग सोचते रहे और चर्चा में रहूं मैं। नहीं वो बात नहीं है, मैं आपको तो मैं इंटरव्यू बड़ी कम देता हूँ, आप देख रहे हो, चर्चा में तब रहूँ कि मैं रोज सोशल मीडिया में आऊँ, मैं आजकल आता ही कम ही हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक मेरा लोगों का फैसला नहीं होगा, जब मैं किसी एक किनारे लग जाऊंगा तो फिर मैं खुल के बोलूंगा ना, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आज भी मैं खुल के ही बोलता हूं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ और चीजें होती हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज इस रियासत के अंदर, जिसको यूटी हम कहते हैं, क्योंकि रियासत तो बननी है, 370 आए ना आए लेकिन रियासत तो जरूर बनेगी, तो वो देनी पड़ेगी। 3 चीजें दिल्ली वालों को, चाहे वो उल्टे होके दें चाहे सीधे होके दें, उनको देनी पड़ेंगी। वो 3 चीजें ये हैं कि स्टेट वापस देनी पड़ेगी, इस पर लोग मानने वाले नहीं हैं। दूसरा ये कि हमारे बच्चों की नौकरियां महफूज करनी पड़ेंगी। बाहर के लोगों को अगर आप नौकरियां यहां देंगे, कोई भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई सोचे कि मैं ये करूंगी तो वो करूंगी ना, लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। दूसरा, अगर हमारी जमीनें बाहर के लोग खरीदने के लिए आएंगे, वो भी कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे हम रोहिंग्यों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे। और आप देखें कि आज क्राइम रेट कितना बढ़ गया है, हालात बदले हैं जम्मू के। कश्मीर में तो कोई जाता नहीं है डर के मारे, क्योंकि वहां वो जाता है, वहां मिलिटेंसी बहुत है। बट जम्मू एक ऐसा चीज है जहां पे आज आप देखें कि हमारे जो माइनिंग का हालात क्या है, कितना महंगे हो गए हैं, आपकी बजरी कितनी महंगी, रेता कितना महंगा हो गया, आज आपका ये पत्थर कितना महंगा हो गया, आपके खड्डें खाली हो रही हैं और पूरी पंजाब में जा रही हैं, यहां से माल बाहर जा रहा है। उसके बाद आपकी शराब की 250 दुकानें थी, आज लोगों को बेरोजगार कर दिया, बाहर के लोग यहां शराब की दुकानें ले गए। आज आपके ठेकेदार, चाहे पीडब्ल्यूडी का ठेका है, चाहे वो जल शक्ति का ठेका है, पीएचई डिपार्टमेंट के ठेके हैं, सारे बाहर के लोगों ने लिए हैं, आगे सबलेट जम्मू के लोगों को किया है। तो इसलिए ये काफी सारे इश्यूज हैं जिन पे आज गौर करने की जरूरत है। बात उस पर आपका कोई मैनिफेस्टो नहीं आ रहा, उस पर आपकी कोई डिस्कशन नहीं आ रही। आइए ना यार, पार्टी बनाने के बजाय हम इस पर एक डिबेट कर लें, लोगों को बुलाएं ना, आमने सामने एक सवाल पूछे जाएं। जब से यहाँ पे स्टेट टूटी है, तो कभी भी कोई भी किसी भी सरकार, जो नवी सरकारें यहाँ बनती हैं, कभी एक्स लेजिस्लेटरों को या एक्स मिनिस्टरों को बुला के कभी उनसे राय ली किसी ने? डीसी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए काफ़ी सारे इश्यूज हैं, फिर कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल से नौजवानों को अपील करूंगा कि आप इकट्ठे होइए, लीडरों पर डिपेंड मत करिए, आप अपनी तकदीर खुद लिखिए। वक्त आ गया है, अगर आप अपनी तकदीर नहीं लिखेंगे तो एक वक्त आएगा आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जम्मू के नौजवानों, जम्मू सूबे के नौजवानों की और कश्मीर के नौजवानों की, और जात बरादरी मजहब फिरका प्रति से ऊपर उठ के आपको ये चीज़ें करनी होंगी। ये मेरी जम्मू कश्मीर के नौजवानों से अपील है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जी, और जिस तरीके से बात रखते हैं उसी तरीके से रखी है। आज भले ही पीडीपी के साथ नहीं है, लेकिन आज भी जिसने देश के खिलाफ बात करी, साफ तौर पर कहा जो देश के खिलाफ बात करेगा वो देशद्रोही ही है, उसके खिलाफ कोई भी पक्षपात जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। और साफ तौर पर अभी भी पिटारा जो है वो नहीं खोला है किस पार्टी में जाना है। वो साफ तौर पर कह दिया है कि जो मेरे लोग कहेंगे, जो मेरी जनता कहेगी, मैं चाहे कहेंगे इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट जाऊंगा, अगर कहेंगे नहीं लड़नी है तो नहीं लड़ूंगा, अगर कहेंगे इस पार्टी के साथ जाना है तो उस पार्टी के साथ जाऊंगा। यानी कि अब जनता जो है वो फैसला करेगी कि सुरेंद्र चौधरी जी जो हैं वो किस पार्टी का दामन थामेंगे भी या नहीं थामेंगे। लेकिन आप जनता हो, आपके दिल में क्या है, आपकी राय भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप क्या समझते हैं, सुरेंद्र चौधरी जी को अगर जम्मू की बात रखनी है तो किस पार्टी का दामन जो है वो थामना भी चाहिए कि नहीं थामना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। आज की मुलाकात आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रही बाहु एक्सप्रेस पर। आदित्य डोगरा के साथ शुभम लेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।